हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। क्या अग्निवीर स्कीम अब कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी? मुझे लगता है कि दुनिया हमेशा उम्मीदों पर जिंदा है और उम्मीद कभी तोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन हरियाणा ने चोट तो पहुंचाई है, दुख तो दिया है, दर्द तो दिया है। बहुत सारी उम्मीदें थी हरियाणा से, लेकिन जिस प्रकार के चुनावी नतीजे आए उसने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे लगता था कि हरियाणा में अगर बोर्ड की चोट से बीजेपी को झटका लगता है तो अग्निवीर पर वो पुनः विचार कर सकती है, क्योंकि हरियाणा की 3 करोड़ आबादी है और जो भारतीय सेना में 12 से 13 लाख फौज है, भारत में जो 12 से 13 लाख फौज है उसमें 10 से 15% हिस्सा हरियाणा का है। आप मान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हरियाणा हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर जहां से इंडियन आर्मी के 10 से 15% सोल्जर निकलते हों, अगर वहां पर बोर्ड की चोट बीजेपी को लगे तो यह एहसास हो सकता था कि अग्निवीर को वापस लेना है। लेकिन जो नतीजे सामने आए उसने तमाम राजनीतिक पंडितों को, बड़े बड़े जो कह सकते हैं एंकर्स हैं, पत्रकार हैं, वो उनको झटका दिया। तो मैं तो एक छोटा मोटा सा रिटायर्ड फौजी हूँ, हल्की फुल्की पत्रकारिता कर लेता हूँ, तो मेरे लिए तो भी एक बड़ा झटका था जिस प्रकार के नतीजे आए। एक मैसेज हरियाणा से जा सकता था, जो मुझे उम्मीद थी कि हरियाणा से एक मैसेज जा सकता था अग्निवीर को लेकर कि अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करना है, मोदी सरकार के लिए जरूरी है। जिस प्रकार से जीत के बाद जश्न मनाया, अगर ये जीत ना होती तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए होता। और फिर एक बात उठती कि जवान, पहलवान और किसान नाराज था, जिस कारण जो है हरियाणा में बीजेपी को चोट लगी है। लेकिन शायद हमारा अनुमान गलत था, हम गलत थे। ये कबूलने में कोई गलती नहीं होगी। मुझे लगता है कि अपनी गलतियां हमें कबूल कर लेनी चाहिए कि शायद ये मेरी गलती थी कि कुछ ज़्यादा ही उपेक्षाएं हरियाणा के नौजवानों से, उनके माता पिताओं से, परिवारों से हमने कर ली थी। अग्निवीर की वो दर्द समझेंगे। लेकिन 2-3 पॉइंट हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं अपने चैनल पर। मैं हमेशा अपने सीनियर्स के साथ बैठकर किसी ऐसे मुद्दे पर बात करता हूं जो मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर दुनिया में कुछ बड़ा घटनाक्रम घट रहा हो, उस पर मैं बात करता हूं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, उनसे समझने की कोशिश करता हूं इसका हल क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि हरियाणा में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था, तो अब नतीजे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट आपके मैं और ले लूँ कुछ तथ्य समझाने के लिए, कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए। ऐसा हो नहीं सकता कि हरियाणा में किसानों का मुद्दा ना हो। अगर किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हों, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हों, गोलियां चलाई गई हों, रास्तों में कीलें गाड़ी गई हों, डंडे बरसाए गए हों, तो ये तो नहीं हो सकता कि मनोहर लाल सरकार से या नायब सिंह सैनी से किसान खुश थे। ऐसा होता तो हरियाणा में बीजेपी के नेताओं का घुसना गांव-गांव मुश्किल नहीं होता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अग्निवीर स्कीम से हरियाणा के जवान खुश हैं। मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर स्कीम से हरियाणा के जवान या उनके माता पिता पूर्व फौजी खुश हैं। फिर हुआ क्या? और जिस प्रकार से पहलवान बेटियों को घसीटा गया जंतर मंतर पर, उससे क्या हरियाणा की बेटियां, माताएं खुश होंगी? मुझे नहीं लगता। तो फिर अगर क्या ये मुद्दा नहीं था? लेकिन जिस प्रकार से अब हरियाणा में जीत मिली है तो बीजेपी अब यही कहती हुई नजर आएगी कि अग्निवीर का कोई मुद्दा नहीं है, किसानों का कोई मुद्दा नहीं है,
बेरोजगारी, हरियाणा क्योंकि टॉप कर रहा था बेरोजगारी में, क्या वाकई में संभव है कि 10 साल से जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है, उसी सरकार पर फिर जाकर युवा भरोसा जता रहा है? ये चीजें मेरी समझ से परे हैं। लेकिन फिर हुआ क्या? तो फिर बीजेपी जीती कैसे? 48 सीटें फिर बीजेपी लाई कैसे? क्योंकि पिछली बार से भी ज्यादा है, पिछली बार से भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, तो फिर ये सीटें आई कैसे? इसको ही समझना आज बड़ी बात है। तो 2-4 पॉइंट जो मेरी समझ में आए, एक तो बीजेपी ने एंटी इनकमेंसी जो कि मनोहर खट्टर के लिए थी उसको हटा दिया और नायब सिंह सैनी को ले आए। दूसरा, बीजेपी ने बड़ी होशियारी से जो हरियाणा की चुनावी लड़ाई थी उसे जाट वर्सेस जो दूसरी जातियां थी उसमें कर दिया। तीसरा, दूसरी जातियां थी उसमें कर दिया। तीसरा, जो कांग्रेस थी वो हुड्डा और शैलजा में बटी हुई थी, उनका जो आपस में टकराव चल रहा था वो एक हार का बड़ा कारण बनकर सामने आया है। लेकिन एक और कारण हो सकता है जिस पर बात नहीं हुई, क्योंकि कल जिस वक्त काउंटिंग नतीजे आ रहे थे, हम भी इलेक्शन कमीशन की साइट को देख रहे थे, बीच में कई बार ऐसा लगा कि लगातार अपडेट नहीं दिया जा रहा है, लगातार चुनावों को लेकर चुनाव आयोग अपडेट नहीं दे रहा है, बीच में कुछ रुक रहा है। और शंका मन में हुई, क्योंकि एक वक्त था जब रुझान आना शुरू हुए तो कांग्रेस 55+ पर जो है बढ़त बनाए हुए ही थी, और 2 घंटे के अंदर अंदर वो आकर 30 पे पहुंच जाती है और बीजेपी 50 पर पहुंच जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यहां से शक की सुइयां घूमती हैं चुनाव आयोग की तरफ और प्रशासन की तरफ, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने नतीजों से 2 दिन पहले एक बड़ा अहम बयान दिया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि अभी चीजें हमारे हाथ में हैं, हमने इंतजाम कर रखे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो क्या यही वो इंतजाम थे? हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन 2-4 पॉइंट जो हैं जिसके कारण कांग्रेस की हार हुई है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं का, शैलजा वर्सेस हुड्डा की ये लड़ाई, और बड़ी होशियारी से बीजेपी ने कोई तो खेल किया है, चाहे फिर वो जाट वर्सेस तमाम कास्ट को करना हो, या फिर मायावती की पार्टी को या भीम आर्मी को हरियाणा के चुनाव में लाना हो, ताकि जो वोट कांग्रेस के साथ जा सकता था उस वोट को काटा जाए। और एक पॉइंट और यहां पर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी कम से कम 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। जहां कांग्रेस जीत हासिल कर सकती थी वहां पर आम आदमी पार्टी उन वोटों को काट कर ले गई। तो ये कुछ जानकारियां आ रही हैं, लेकिन अंत में राजनीति से कुछ नहीं लेना है, ना राजनीति करनी है, लेकिन जो चीज़ें समझ में आई मुझे वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन एक अहम पॉइंट बस लास्ट में यही है मेरे भाइयों की, अब हम कहाँ से उम्मीद करें कि जो मोदी सरकार को मजबूर करे कि वो अग्निवीर स्कीम को वापस लें। हरियाणा से उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब हम किसकी तरफ देखें? क्योंकि वो सरकार है, वो पार्टी है जो मैं आज भी कहता हूं कि वोट की चोट को समझती है। इनके लिए सत्ता सबसे जरूरी है। अगर सत्ता नहीं मिलेगी तब इन्हें जहां लगता है कि सत्ता हाथ से जा रही है, वहां ये कई बड़े फैसले लेने से फिर कतराते नहीं हैं। तो क्या अब महाराष्ट्र की तरफ देखा जाए? लेकिन जो नतीजे हरियाणा में हुए वही अगर महाराष्ट्र में होंगे तो फिर आगे क्या होगा? तो फिर तो यही मैसेज आ रहा है कि अग्निवीर से तमाम युवा खुश हैं, उनके पेरेंट्स खुश हैं, जो युवा भर्ती हो चुके हैं, जो भर्ती होना चाहते हैं, वो तमाम लोग अग्निवीर स्कीम से खुश हैं। तो फिर मुझे लगता है कि इस मंच पर बैठकर फिर बात करने से शायद आने वाले वक्त में कोई फ़ायदा नहीं होगा अग्निवीर को लेकर।
क्योंकि अगर आप लोग खुश हैं तो फिर हमारा आवाज उठाने का फायदा ही क्या है। चलिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है और आई होप कि जल्द ही अग्निवीर स्कीम पर कुछ और अच्छे फैसले आएंगे और जल्द ही ये स्कीम खत्म होगी और अग्निवीर हमारे जो भाई हैं वो परमानेंट होंगे, 17, 20, 24, 30 साल नौकरी करेंगे, सूबेदार, मेजर सूबेदार साहब बनकर आएंगे। हम तो ऐसी ही कामना करते हैं। लेकिन शुक्रिया आप सभी का इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए। थैंक यू दिल से। जय हिंद। थैंक यू।